Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 10, that is the haloalkane and haloarenes, and topic for today is the reaction with metals. इससे पहले जो आपने टॉपिक किए हैं उसमें आपने जो रिएक्शंस थी उनकी टाइप्स थी, मेनली 3 टाइप की रिएक्शन ये दिखाते हैं अल्काइल हैलाइड। पहली कौन सी थी, दैट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड सेकंड वन दैट इज़ द एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज़ द रिएक्शन विद मेटल। तो फर्स्ट हम जो करने जा रहे हैं दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ metals with alkyl halide. So Rx when react with the metal like magnesium Mg in presence of dry ether, it will form RMgX which is also known as Grignard reagent. तो ये reagent कौन सा होता है, Grignard reagent, and this reagent is also used for the preparation of alkane from the alkyl halide. अगर हम क्या करते हैं, जो RMgX है उसको मॉइस्चर से प्रिवेंट करते हैं, या जो भी कोई जो प्रोटॉन इजीली डोनेट कर सकता है उससे इसको प्रिवेंट करना होता है, क्योंकि वो उसमें से इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो सकता है, एल्केन के अंदर। तो अगर आपको जब भी अल्काइल हैलाइड से एल्केन में कन्वर्ट करना है तो जो रिएक्शन हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द ग्रिग्नार्ड रीजेंट। और यहाँ पर जो ड्राई ईथर यूज़ किया है वो इसीलिए यूज़ किया है ताकि ये प्रोटॉन को ईजिली एक्सेप्ट ना कर पाए। तो यहाँ पर इसको प्रिवेंट किया जाता है फ्रॉम मॉइस्चर। जैसे ही अगर हम ग्रिग्नार्ड रिजेंट को मॉइस्चर के साथ कंबाइन करेंगे देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्केन। और जो ग्रिग्नार्ड रिजेंट है ये आगे काफ़ी यूज़फुल एक रिजेंट है जो आप जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें यूज़ होगा, उसकी प्रिपरेशन में यूज़ होता है। जैसे कि अल्कोहल बनाना है एल्काइल हैलाइड से तो उसमें इसको यूज़ किया जाएगा, या फिर फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन से आपको अल्कोहल बनाना है तो उसमें इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन अगर हम यहाँ पर देखते हैं, सेकेंड जो रिएक्शन है दैट इज़ RX, और यहाँ पर जो हम मेटल यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है, सोडियम मेटल। और ये क्लास 11th में भी आपने की है। इस रिएक्शन का नेम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल किसके, अल्काइल हैलाइड के सोडियम मेटल के साथ कंबाइन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा एल्केन। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, ये हमेशा क्या करता है, चेन लेंथ को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, बट देयर इज वन रिस्ट्रिक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर ओनली टू इंक्रीज द चेन लेंथ विद इवन नंबर ऑफ कार्बन। तो ये इवन नंबर के लिए अप्लाई हो सकती है, ऑड के लिए नहीं लगती है, इसीलिए इसकी एक लिमिटेशन है। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर ओनली द इवन नंबर बट नॉट फॉर ऑड वन। यहाँ पर जो ये R है ये अगर एल्काइल ग्रुप है, कहने का मतलब जो RR हम यूज कर रहे हैं अगर दोनों एल्काइल ग्रुप हैं तो उस केस में जो रिएक्शन होगी वो होगी वुड्स रिएक्शन। लेकिन अगर हम यहां पर इसको चेंज कर दें और एल्काइल की जगह इसको एराइल ले लें देन रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। और अगर एक एल्काइल और एक एराइल अगर हम यूज करते हैं इन सच ए केस द रिएक्शन इज कॉल्ड वुर्ज फिटिग रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, वुर्ज फिटिग। ये तीनों रिएक्शन है हमारी जो रिएक्शन विद मेटल है। और इसमें रीजेंट का ध्यान रखना है, वन इज द अल्काइल हैलाइड, अगर हम दोनों अल्काइल हैलाइड लेंगे तो वुर्ज, अगर दोनों एराइल लेंगे तो फिटिग, अगर एक अल्काइल और एक एराइल है तो वुर्ज फिटिग। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स। जो हेलोएरीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही, कहने का मतलब मुश्किल से शो करते हैं। दैट मीन्स दीज आर द एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो एरोमेटिक अगर हम बात करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं करते हैं, क्योंकि जो हेलोएरीन्स हैं अगर उसमें हम क्या करते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस अगर चेक करें तो इट विल एक्वायर द पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा लगती है, इसीलिए ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट ये क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। सेकेंड वन हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में अगर चेक करते हैं तो अल्काइल हैलाइड होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, जबकि जो एराइल हैलाइड है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड की लेंथ कम होगी, उस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसीलिए वन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज नॉट सब्स्टिट्यूटेड बाय द अनदर न्यूक्लियोफाइल। थर्ड वन अगर हम बात करें इनस्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल कैटायन, तो इसमें जो अगर हम क्लोरीन को रिमूव करते हैं जो फिनाइल कैटायन बनेगा, या हेलोजन को रिमूव करने पर जो फिनाइल कैटायन बनेगा वो अनस्टेबल है, विच कैन नॉट बी स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस। तो इसीलिए वो क्या करता है, उसको कैटायन बनाने में क्या करता है, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है और कैटायन इजीली फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज द रिपल्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिच एरीन। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है,
और जो बेंजीन रिंग है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, और एक इलेक्ट्रॉन रिच दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि उसको वो रिपेल करेगा। इसीलिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, दीज आर इजीली शोन बाय द एल्काइल हैलाइड बट नॉट बाय द एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड में ये जो रिएक्शंस हैं वो इजीली शो नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी शो ही नहीं करता है। हम कुछ केसेस में क्या कर सकते हैं, स्पेशल केसेस में इस रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं, लाइक दिस वन। अगर हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, और इस केस में आपको मिलेगा फिनोल। लेकिन जैसे हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, जो ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर था उसको कम कर देगा, बाकी चीज़ों भी इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। और अब ये रिएक्शन जो होगी वो 443 केल्विन टेम्परेचर पर होगी, और इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो थोड़ा सा इससे कन्वीनियंट है। थर्ड में अगर हम देखें तो हमने 2 NO2 ग्रुप लगा दिए, अगर 2 विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो ये रिएक्शन को और थोड़ा सा क्या करता है, कन्वीनियंट कर देता है, और टेम्परेचर 368 पर होगा। लेकिन अगर हम 3 NO2 ग्रुप लगा देते हैं तो इन दैट केस ओनली हाइड्रोलिसिस विद वार्म वाटर, अगर हम पानी को गर्म करके उसके अंदर इसको डाल देंगे देन इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनोल। तो इसमें जो OH ग्रुप है Cl की जगह पर वो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कन्वीनियंटली शो करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो क्लोरीन है उसको अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिप्लेस करते हैं तो कैसे कैसे करना है, दिस वन इज द मेथड। अगर हम यहां पर बात करें इसके अलावा जो मेनली एरोमेटिक कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक को ना दिखाकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। तो दीज आर द 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट वन इज हैलोजिनेशन, सेकंड वन इज नाइट्रेशन, थर्ड इज सल्फोनेशन, फोर्थ वन इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिफ्थ वन इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये जो 5 रिएक्शन है ये आपने क्लास 11th में भी की थी, जिसमें हम बेंजीन की रिएक्शन करते थे और बेंजीन पर कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता था, इसको समझना ध्यान से। और ये जो रिएक्शंस हैं आपकी हर एक पार्ट में आने वाली हैं, इनको ध्यान से समझेंगे सभी। दीज आर द 5 रिएक्शंस। फर्स्ट वन अगर हम यहाँ देखें तो कौन सी है, हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन कौन सी है, जिसमें हम हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और इसमें जो ज़्यादातर हम हैलोजन इंट्रोड्यूस करते हैं वो या तो होता है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। वी कैन नॉट इंट्रोड्यूस फ्लोरीन एंड आयोडीन डायरेक्टली, तो उसके लिए स्पेशल मेथड यूज होता है। अभी हम क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जिसका आपको 11th क्लास में कंसेप्ट बताया था कि AlCl3 किस लिए यूज करते हैं, टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा वो Cl पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा, और वो कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, क्योंकि जो Cl ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, जिसकी वजह से जो बेंजीन रिंग है उस पर इसको एक्टिवेट करेगा, कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पर। तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा, दैट मीन्स क्लोरीन कहाँ पर लगेगा, ऑर्थो और पैरा पर। और इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, पैरा। और पैरा मेजर क्यों है, एक तो सिमिट्री है इसके अंदर, दूसरा रिपल्शन मिनिमम है। तो जैसे कि आपको पता है जिसमें सिमिट्री ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जिसमें रिपल्शन अगर हम बात करें मिनिमम होगा तो भी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अगर हम यहाँ नेक्स्ट की बात करें नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 और प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 को डालेंगे, तो इस केस में जो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा वो NO2 ग्रुप होगा। तो इसका मतलब जो NO2 ग्रुप लगेगा वो कहाँ कहाँ पे लगेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। यहाँ पर भी जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द पैरा। नेक्स्ट वन इज सल्फोनेशन। अगर हम सल्फोनेशन की बात करते हैं तो सल्फोनेशन का मतलब है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको कंबाइन करेंगे, और इसके अंदर जो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, SO3H। तो ये सल्फोनिक एसिड देगा, दैट मीन्स क्लोरीन अगर हम यहाँ देखें तो SO3H कहाँ लगेगा, ऑर्थो और पैरा पर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करते हैं तो एल्काइलेशन का मतलब हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, एल्काइल हैलाइड को यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये क्या करेगा, CH3 पॉजिटिव फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये सारे रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर वन ऑफ द हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूट बाय द CH3 पॉजिटिव ग्रुप, और यहाँ पर जो CH3 है वो कहाँ पे लगेगा, ऑर्थो और पैरा पर। तो दिस वन इज अगेन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और फ्रीडल-क्राफ्ट ने इसको फाइंड आउट किया, इसीलिए इसका नाम पड़ा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन लगभग आप नोट करेंगे 5 रिएक्शन हर चैप्टर के एंड में आएंगी, चाहे वो एल्कोहल फिनोल हो,
या फिर आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो या अमाइन हो, ये 5 रिएक्शंस आपने अच्छे से परफॉर्म करनी है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और उसके बाद अगर एसाइलेशन की बात करते हैं तो एसाइलेशन क्या है, CH3COCl एंड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें जो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा वो COCH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, जो एक्चुअली में एक टाइप से क्या है, कीटोन है। तो जब भी कीटोन को इंट्रोड्यूस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एसाइलेशन को कर सकते हैं, लेकिन जब भी CH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है बेंजीन रिंग के अंदर तो हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को कर सकते हैं। और इसमें जो ये जरूरी नहीं है कि CH3 ही यूज़ करना है, इसकी जगह पर हम C2H5 भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर C6H5 भी यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड बेंजोइलेशन। तो बेंजोइलेशन करनी है, जैसे एसाइलेशन ऐसे बेंजोइलेशन भी है। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस हैं इनको आपने अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करनी है और ये 5 रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा इसमें एक टेस्ट आता है, उस टेस्ट में क्या ध्यान देना है आपको, जैसे कि अभी इन पॉइंट्स में बताया था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो रिएक्शन शो करता है लेकिन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो नहीं करता है। अगर आपको मान के चलते हैं RCl प्लस अगर हम यहाँ AgNO3 को इंट्रोड्यूस कर दें तो क्या नोट करोगे, व्हाट वी गेट, यहाँ पर देखोगे तो RX AgNO3 के साथ कंबाइन होने पर क्या करता है, ये जो Cl है इस Ag के साथ जाएगा और क्या बनाएगा, AgCl। तो AgCl के सिल्वरी वाइट PPT मिलने चाहिए, सिल्वरी वाइट PPT। तो इसमें अगर एल्काइल हैलाइड है वो तो ये टेस्ट दिखा सकता है, लेकिन अगर ये एल्काइल है तो ओनली इन केस ऑफ एल्काइल। लेकिन अभी आपको जैसे बताया था कि जो एराइल हैलाइड होता है अगर ये एरोमेटिक है ड्यू टू रेजोनेंस ये यहाँ से ब्रेक नहीं होगा। तो इसका मतलब प्लस AgNO3 अगर डालते हो तो नो सिल्वरी वाइट PPT विल बी देयर, नो सिल्वरी वाइट PPT। तो इसका मतलब जब भी अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को डिस्टिंग्विश करना है तो उस केस में आप क्या नोट करेंगे, यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड है वो AgNO3 उसमें इंट्रोड्यूस करने, उसके साथ मिक्स करने पर वो क्या देगा, सिल्वरी वाइट PPT फॉर्म करेगा। लेकिन एक में अगर सिल्वरी वाइट PPT फॉर्म नहीं बनेंगे तो वो कौन होगा, दैट इज एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड विल नॉट शो दिस टेस्ट बट एल्काइल हैलाइड विल शो दिस टेस्ट। तो इस टाइप का एक टेस्ट होता है जो आगे भी आपको नोट करेंगे, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, उनको डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है। तो ये टेस्ट हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। और ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी नेम रिएक्शंस हैं और जितनी भी कन्वर्जन्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और जो NCERT के क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है।